हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है। मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री का कंप्लीट वीडियो जो था उसमें पार्ट 2 देखने वाले हैं और ये लास्ट पार्ट है। और अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुग्ध उत्पादन तो इसमें आता है दुग्ध क्या होता है? तो स्वस्थ पालतू मादा पशु से वत्स जनन के 15 दिन पूर्व, पहले और 5 दिन बाद जो स्वच्छ एवं ताज़ा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। तो जो स्वस्थ पालतू मादा पशु है उसके वत्स जनन के 15 दिन पहले एवं 5 दिन पश्चात जो स्वच्छ एवं ताज़ा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। और पूर्ण दूध में क्या होता है? तो न्यूनतम 3.5% वसा होता है और 8.5% वसा रहित ठोस पदार्थ SNF होता है। तो पूर्ण दूध में न्यूनतम वसा कितना होता है? 3.5%। और वसा रहित ठोस पदार्थ कितना होता है? 8.5% होता है। और दूध क्या है? एल्वियोली कोशिकाओं में रक्त कोशिकाओं के छनने से बनता है। तो दूध किससे बनता है? एल्वियोली कोशिकाओं में रक्त कोशिकाओं के छनने से बनता है। उसके बाद मिल्क लेट डाउन, दूध उतरना की क्रिया जो है ऑर्डर सिस्टर्न कोशिकाओं द्वारा होती है। तो मिल्क लेट डाउन की क्रिया किन कोशिका द्वारा होती है? तो ऑर्डर सिस्टर्न कोशिकाओं द्वारा होती है। अब आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? हार्मोन जो पशुओं में दूध उतारने में मदद करता है, ऑक्सीटोसिन कहलाता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन है जिसकी वजह से क्या होता है? पशु में दूध उतरता है। अब आता है दूध का संगठन, मिल्क कंपोजिशन। तो दूध में पहला आता है पानी, वाटर की मात्रा। तो दूध में जो है औसतन पानी की मात्रा लगभग 80 से 90% तक होती है। और जो पशु जाति जैसे भेड़ है तो उसमें 80% है, गाय है तो उसमें 87% है, 87%, भैंस है तो 82.20% है, और बकरी है तो 87% पर निर्भर करता है। जैसा पशु का जाति होगा, जो पशु होगा उसके अनुसार जो है उसमें पानी की मात्रा उसके दूध में रहती है। जैसे भेड़ है तो उसमें कितना % दूध की मात्रा रहता है? तो 80%। गाय के केस में 87%, भैंस के केस में 82.2% और बकरी में 87% पानी पाया जाता है, उनके दूध में पानी पाया जाता है। अब वसा, तो दूध का सबसे ज़्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है? तो वसा है। यह दूध में जो है निलंबन, सस्पेंशन या गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। और दूध का मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो वसा के द्वारा किया जाता है। और भेड़ के दूध में जो है औसतन सर्वाधिक जो है वसा 7.9% पाई जाती है। और 1 ग्राम वसा के दहन से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 9.3 जो है किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
और वसा में विटामिन ए, डी, ई के घुले रहते हैं। और वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 0.93 होता है। तो दूध में वसा क्या है? यह सबसे ज़्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव है और यह दूध में जो है निलंबन यानी कि सस्पेंशन या गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। अच्छा, वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 0.93 होता है। वसा में कौन कौन से विटामिन घुले रहते हैं? तो वसा में जो होता है विटामिन ए, डी, ई के घुला रहता है। और अच्छा, जल में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं? तो जल में घुलने वाले विटामिन बी, सी होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और 1 ग्राम वसा के दहन से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। और भेड़ के दूध में औसतन सर्वाधिक वसा पाई जाती है 7.9%। अगर ऑन इन एवरेज देखा जाए तो भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। बात करें दूध का मूल्य निर्धारण किससे होता है? तो वसा से होता है। और यह दूध में जो है निलंबन या सस्पेंशन या गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। अब प्रोटीन, तो दूध में जो है औसतन प्रोटीन की मात्रा गाय में 3.5% होता है, भैंस में 3.6% और भेड़ में 3.5% पाया जाता है। तो गाय के दूध में ऑन एन एवरेज प्रोटीन कितना पाया जाता है? तो 3.5% पाया जाता है। वहीं जब भैंस में देखेंगे तो 3.6% प्रोटीन पाया जाता है और भेड़ के दूध में जब देखा जाएगा तो 3.5% जो होता है ऑन एन एवरेज प्रोटीन पाया जाता है। दूध में प्रोटीन का मुख्य भाग क्या है? तो कैसीन आता है 80%, उसके बाद एल्ब्यूमिन आता है, उसके बाद ग्लोब्यूलिन आता है। दूध में जो प्रोटीन होता है उसके मुख्य भाग में 80% कौन सा है? तो कैसीन है, उसके बाद क्या है? एल्ब्यूमिन है, उसके बाद ग्लोब्यूलिन। और दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? तो पायस यानी कि कोलाइडल रूप में पाई जाती है। और दुग्ध प्रोटीन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जेल्डोल विधि या पाइनेस विधि द्वारा किया जाता है। तो कई बार ये चीज़ पूछता है कि दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? तो पायस कोलाइडल रूप में होता है। और दूध में प्रोटीन का निर्धारण किससे किया जाता है? तो जेल्डोल विधि या पाइनेस विधि द्वारा किया जाता है। और दूध में जो होता है, दूध के जो प्रोटीन है उसमें 0.5% होता है नाइट्रोजन जो है विद्यमान रहता है। अब लैक्टोज की बात करते हैं। लैक्टोज दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट है और लैक्टोज के कारण क्या होता है? दूध मीठा होता है। तो दूध किस कारण मीठा होता है? तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है, इस कारण वह मीठा होता है। ठीक है। अब दूधगम लैक्टोज क्या होता है? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनी डाइसैकराइड है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनी डाइसैकराइड है। और दूध की जो है मुख्य शर्करा कौन सी होती है? तो दुग्धगम लैक्टोज कहलाती है। दूध की मुख्य शर्करा कौन सी है? दुग्धगम लैक्टोज। और दूध में दुग्धगम घोल यानी कि सॉल्यूशन के रूप में पाई जाती है। और लैक्टोज जो कि दुग्ध शर्करा है, दूध में सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव है, जबकि सबसे ज़्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है? तो वसा है। और वसा में विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं? तो वसा में विटामिन ए, डी, ई के पाए जाते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी होता है। परंतु दूध का जो है अस्थिर, दूध में ये क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। लैक्टोज क्या होते हैं? दूध में अस्थिर होते हैं, क्योंकि जीवाणु जो है इसे किण्वित कर लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। तो जीवाणु लैक्टोज को किण्वित कर किस में बदलते हैं? तो लैक्टिक एसिड में बदलते हैं। और 1 ग्राम लैक्टोज के दहन से क्या होता है? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और सामान्यतः गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितना होता है? तो 4.9%। और भैंस के दूध में कितना होता है? तो 5.4%। और मानव के दूध में 6.9% पाया जाता है। अगर ऑन इन एवरेज देखा जाए तो गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितना होता है? 4.9%। भैंस के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितना होता है? 5.4%। तथा मानव के दूध में
लैक्टोज की मात्रा कितना होता है, 6.9% पाई जाती है। और साहिवाल नस्ल की गाय में जो है लैक्टोज कितना पाया जाता है, तो साहिवाल नस्ल की गाय में जो है लैक्टोज 5% पाया जाता है और इसलिए इसका दूध मीठा होता है। अब आता है खनिज लवण। तो इसमें मुख्यतः कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है और इनकी मात्रा दूध में जो है 1% से कम पाई जाती है और दूध में जो है खनिज लवण घोल के रूप में पाए जाते हैं और दूध में लौह तत्व की कमी पाई जाती है। तो खनिज लवण जिसको मिनरल्स कहते हैं, इसमें मुख्यतः कैल्शियम एवं फास्फोरस पाई जाती है और इनकी मात्रा क्या होता है, दूध में 1% से कम पाई जाती है और दूध में जो है खनिज लवण घोल के रूप में पाए जाते हैं और दूध में जो है लौह तत्व की कमी पाई जाती है। अब बात करते हैं विटामिन का। तो दूध में जो है दोनों प्रकार के विटामिन, वसा में विलय विटामिन जो कि ADEK होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन B और C पाए जाते हैं। तो दुग्ध में क्या होता है, दोनों प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन जिसके अंतर्गत विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K पाए जाते हैं। दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन पाए जाते हैं B एंड C। और दूध जो है विटामिन C का कमज़ोर साधन है और आयरन का भी कमज़ोर साधन है। अब दूध के भौतिक गुण। तो दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है और गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की अधिकता के कारण होता है। तो गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो कैरोटीन की अधिकता के कारण होता है। और दूध का pH की बात करते हैं तो 6.4 से 6.7, 6.4 से 6.7 तक होता है। और दूध का बॉइलिंग पॉइंट, उबाल बिंदु कितना होता है, तो 101 डिग्री सेंटीग्रेड, 101 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, हिमांक बिंदु कितना होता है, तो -0.53 से -0.55 तथा जो है दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 1.028 से 1.032 और ताज़े दूध में अम्लता कितना होता है, 0.12 से 0.16% होता है। दूध का गाढ़ापन जो है 1.5 से 2 सेंटीपाइज होता है। और दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक में पशु की नस्ल आता है, पशु का आहार आता है, पशु की जाति आता है, व्यात की अवधि आता है, ऋतु परिवर्तन आता है, पशु की आयु आता है और पशु का स्वास्थ्य। तो अपेक्षित घनत्व दूध का कितना होता है, 1.028 से 1.032 तक होता है। दूध में अम्लता कितना होता है, तो 0.12 से 0.16% तक होता है। और pH कितना होता है, 6.4 से 6.7 तक का होता है। और दूध का गाढ़ापन विस्कोसिटी जो है 1.5 से 2 सेंटीपाइज तक होता है। तो दूध संगठन को प्रभावित करने वाले कारक में कौन आता है, पशु की नस्ल, पशु का आहार, पशु की जाति, व्यात की अवस्था, ऋतु परिवर्तन, पशु की आयु तथा पशु स्वास्थ्य। मिल्क प्रोसेसिंग, दुग्ध संसाधन। तो इसमें पहला आता है पाश्चुरीकरण, जिसको पाश्चुराइजेशन कहते हैं या निरोगन करना। तो पाश्चुरीकरण की उत्पत्ति किसने किया था, तो लुई पाश्चर ने किया था। और पाश्चुरीकरण से क्या होता है कि दूध के 99% जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं, परंतु जीवाणु
के बीज यानी कि स्पोर्स जो होते हैं जीवित रहते हैं। तो पाश्चुरीकरण की उत्पत्ति किसने किया? तो लुई पाश्चर ने किया था। और पाश्चुरीकरण में होता क्या है? तो जो 99% जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं तथा जीवाणु के जो बीज यानी कि जो स्पोर्स होते हैं वे जीवित रहते हैं। और इस क्रिया में क्या होता है, दूध को एक निश्चित तापमान पर रखकर उसमें उपस्थित हानिकारक यानी कि हार्मफुल जो जीवाणु होते हैं उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है। और जिससे क्या होता है, दूध में किण्वन की क्रिया नहीं होती है और लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। तो दूध है पाश्चुराइजेशन में क्या कहते हैं, इसको एक निश्चित तापमान पर रखकर उसके अंदर जो हानिकारक जीवाणु है उनको निष्क्रिय किया जाता है। और जिससे क्या होता है, दूध में क्या होता है, किण्वन की क्रिया नहीं होती है और दूध लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। तो पाश्चुराइजेशन की उत्पत्ति किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था। अब अगला है पाश्चुराइजेशन की जो है विधियां कौन सी हैं, पाश्चुरीकरण की विधियां। तो इसमें पहला आता है निम्न ताप लंबे समय के लिए, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। और इसे जो है धारण विधि यानी कि होल्डिंग मेथड भी कहते हैं। और इस विधि में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। तो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम में क्या होता है, दूध को 62 यानी कि 62.8 डिग्री सेल्सियस या फिर कहें तो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक जो है गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। और दूसरा आता है उच्च तापमान और अल्पकाल विधि, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम। तो इस विधि में क्या होता है, दूध को 72 डिग्री सेल्सियस या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 15 सेकंड तक गर्म करके ठंडा किया जाता है। 15 सेकंड तक गर्म करेंगे, उसके बाद ठंडा करते हैं। और इस विधि को सतत विधि भी कहते हैं। तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में क्या होता है कि दूध को 72 डिग्री सेल्सियस या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं, उसके बाद ठंडा करते हैं। और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम में क्या होता है कि दूध को जो है 62.8 डिग्री सेल्सियस या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके उसके बाद ठंडा करते हैं। और फिर तीसरा आता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर तापमान। तो इस विधि में दूध को 135 से 149 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 से 5 सेकंड तक गर्म करते हैं, उसके बाद तुरंत 10 डिग्री तापमान पर जो है ठंडा करते हैं। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में 135 से 149 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 से 5 सेकंड तक गर्म करके तुरंत जो है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करते हैं। अब अगला आता है निर्जमीकरण, स्टरलाइजेशन, जीवाणु रहित करना। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है, दूध में उपस्थित सभी हानिकारक एवं लाभदायक जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। निर्जमीकरण में क्या होता है कि जितने हानिकारक हैं या लाभदायक हैं सभी जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। और दूध को
100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा करते हैं। और इस क्रिया को करने के बाद क्या होता है, दूध का दही नहीं बनता है और दूध का किण्वन नहीं होता है। तो ये पूछा जाए कि किस क्रिया द्वारा दूध का दही नहीं बनता है, तो निर्जमीकरण स्टरलाइजेशन द्वारा जो होता है दूध का दही नहीं बनता है स्टरलाइजेशन के बाद। और दूध को जो है स्टरलाइजेशन में कितने तापमान पर कितने मिनट के लिए रखा जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा किया जाता है। और स्टरलाइजेशन में क्या होता है, तो सभी हानिकारक तथा लाभदायक जीवाणु को नष्ट किया जाता है। अब अगला आता है दूध का अवशीतन या चिलिंग। तो इसमें दूध को जो है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूरस्थ गांवों की डेयरियों पर थोड़े समय यानी कि 10 से 12 घंटे के लिए संग्रहित करना अवशीतन कहलाता है। तो दूध के अवशीतन में क्या होता है कि दूध को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूरस्थ गांवों की डेयरियों पर थोड़े समय यानी कि 10 से 12 घंटे के लिए संग्रहित करना क्या कहलाता है, अवशीतन चिलिंग कहलाता है। अगला आता है दूध का सामांगीकरण होमोजीनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो दूध की वसा कोशिकाएं हैं उनके छोटे छोटे कणों में जो है विभाजित कर दिया जाता है ताकि जो है दूध के ऊपर क्रीम यानी कि वसा की परत एकत्रित ना हो और वसा जो है दूध में सामान्य रूप से उपस्थित रहे। तो दूध का सामांगीकरण में क्या होता है कि दूध की वसा गोलिकाओं को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दूध के ऊपर जो है क्रीम या वसा की परत एकत्रित ना हो तथा वसा जो है दूध के समान रूप से जो है दूध में समान रूप से उपस्थित रहे। अब आता है दूध दोहन की विधियाँ। तो दूध दोहन की विधियों में हस्त विधि आता है। तो हस्त विधि में क्या होता है, अंगूठा विधि आता है और चुटकी विधि आता है जिसको स्ट्रिपिंग कहते हैं। और फिर होता है फिस्टिंग या जिसको पूर्ण हस्त विधि फुल हैंड मेथड भी कहते हैं। और दूध दोहन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है, पूर्ण हस्त विधि है, फुल हैंड मेथड। तो हस्त विधि में कौन सा आता है, अंगूठा विधि, चुटकी विधि और पूर्ण हस्त विधि। तो दुग्ध दोहन की सबसे बेहतर विधि कौन सी है, तो पूर्ण हस्त विधि है। अब मशीन द्वारा में कौन सा आता है, तो सिंगल यूनिट आता है और डबल यूनिट आता है, सिंगल यूनिट और डबल यूनिट मशीन द्वारा। दूध गुण का नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल इन मिल्क। तो इसमें गुण नियंत्रण हेतु परीक्षण देखेंगे, जिसमें पहला आता है ज्ञानेंद्रियों द्वारा परीक्षण आता है। इसमें क्या होता है कि आँख से देखकर व नाक से सूंघकर जो है कुछ हद तक शुद्धता का पता लगाते हैं। आँख से देखा जाता है और नाक से इसमें सूंघा जाता है, जिससे हमें कुछ आभास हो जाता है कि दूध शुद्ध है कि नहीं। और पानी मिले हुए दूध या क्रीम निकाले हुए दूध का रंग जो है हल्का नीला होता है। दूध में अगर पानी मिलाया गया है या फिर दूध से जो है क्रीम निकाला गया है तो उस दूध का रंग कैसा होता है, तो हल्का नीला हुआ होता है।
हल्का नीला होता है। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा परीक्षण में क्या होता है, हम आँख से देखकर व नाक से सूंघकर जो है कुछ हद तक दूध की शुद्धता का पता लगाते हैं। अगर दूध में पानी मिलाया जाता है या फिर दूध से क्रीम निकाला जाता है तो दूध का रंग कैसा हो जाता है, तो हल्का नीला होता है। अब अगला है COB, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, उबालने पर फटना परीक्षण। तो इस COB परीक्षण दूध में जो है खीस की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और कभी कभी दूध की अम्लता जो है 0.32% तक हो जाती है, तो दूध उबालने पर क्या होता है, फट जाता है। COB, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, इसमें क्या होता है कि उबालने पर दूध जो होता है फटना परीक्षण से संबंधित है। तो दूध में खीस की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। कभी कभी दूध में अम्लता 0.32% तक हो जाती है, तो दूध उबालने पर क्या होता है, फट जाता है। अब अगला है दूध में अम्लीयता। तो स्वाभाविक अम्लीयता जो है या CO2 एल्ब्यूमिन केसिन साइट्रेट फास्फोरस के कारण होती है। तो स्वाभाविक अम्लीयता किसकी वजह से होता है, या CO2 एल्ब्यूमिन केसिन साइट्रेट एवं फास्फोरस के कारण होती है। और विकसित अम्लीयता डेवलप्ड एसिडिटी, तो दुग्धगम यानी कि लैक्टोज के किण्वन के कारण लैक्टिक एसिड में जो है बदलने से होती है। तो स्वाभाविक अम्लीयता यह किससे होती है, तो CO2 एल्ब्यूमिन केसिन साइट्रेट एवं फास्फोरस के कारण होती है। और विकसित अम्लीयता डेवलप्ड एसिडिटी जो है दुग्धगम यानी कि लैक्टोज के किण्वन के कारण लैक्टिक एसिड में जो है बदलने से होती है। अब अगला आता है दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना। तो दूध का अपेक्षित घनत्व जो है लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। कई पेपर में आ चुका है कि दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, तो दूध का अपेक्षित घनत्व जो है लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। और लैक्टोमीटर में जो है 0 से 40 तक ऊपर से नीचे की ओर निशान होते हैं। और ताज़े दूध में CO2 गैस की उपस्थिति के कारण तुरंत जो है दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात नहीं किया जाता है। ताज़े दूध में जो है तुरंत अपेक्षित घनत्व क्यों नहीं ज्ञात किया जाता है, क्योंकि दूध में CO2 गैस की उपस्थिति होती है, इसलिए नहीं किया जाता है। और लैक्टोमीटर में दूध का मापन जो है अर्धचंद्रक में ऊपरी तल को पढ़ना चाहिए। और गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 1.028 होता है। और भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.032 होता है। जबकि वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 0.93 होता है। और शुद्ध दूध में पानी या सेपरेटा यानी कि क्रीम निकालना दूध की मिलावट करने पर जो है अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना, रिलेटिव डेंसिटी। तो दूध का अपेक्षित घनत्व जो है लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। और गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 1.028 होता है। भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.032 होता है। वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 0.93 होता है। और ताज़े दूध का तुरंत जो है अपेक्षित घनत्व क्यों नहीं ज्ञात किया जाता है, क्योंकि उसमें CO2 गैस उपस्थित होता है। और लैक्टोमीटर में
0 से 40 तक ऊपर से नीचे की ओर निशान होते हैं। और शुद्ध दूध में पानी या सेपरेटा क्रीम निकालना दूध की मिलावट करने का अपेक्षित घनत्व जो होता है बढ़ जाता है। अब अम्लीयता परीक्षण। तो ताज़े दूध में जो है 0.12 से लेकर 0.16% तक अम्लीयता होती है। और ताज़े दूध का पीएच मान 6.7 होता है। और अम्लीयता परीक्षण N/9 NaOH क्षार द्वारा जो होता है ज्ञात किया जाता है। और अम्लीयता प्रतिशत क्या होता है, फार्मूला क्या है, तो N/बटे मतलब जो है 9 NaOH ml में इंटू जो है 0.01 बटे मिल्क ml में इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। और दूध की अम्लीयता ज्ञात करने के लिए पेट्री प्लेट में 1 ml फिनोल्फ्थलीन सूचक काम में लेते हैं। और इसमें जो है NaOH क्षार मिलाने पर दूध का रंग जो है गुलाबी हो जाता है। वह बिंदु अम्लीयता का पाठ्यांक होता है। तो ताज़े दूध में अम्लीयता कितना होता है, 0.12 से लेके 0.16% तक होता है। पीएच मान कितना होता है, तो 6.7 होता है। और अम्लीयता परीक्षण N/9 NaOH क्षार द्वारा ज्ञात करते हैं। और अम्लीयता प्रतिशत किससे निकालते हैं, N/9 NaOH बटे मिल्क, ये ml में रहेगा और ये भी जो है ml में रहेगा। और इंटू जो होता है 0.01% और टोटल जो है 100 इस फार्मूले को लगाकर किया जाता है। और दूध की अम्लीयता ज्ञात करने के लिए पेट्री प्लेट में 1 ml फिनोल्फ्थलीन सूचक काम में लेते हैं। और NaOH क्षार मिलाने पर दूध के रंग गुलाबी हो जाता है। अब वसा परीक्षण, जिसको फैट टेस्ट कहते हैं। दूध का वसा परीक्षण जो होता है ब्यूटारोमीटर गर्भन मशीन द्वारा जो होता है ज्ञात किया जाता है। और वसा परीक्षण हेतु ब्यूटारोमीटर जो होता है 10 ml सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 10 ml जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और 10.75 ml जो होता है दूध तथा 1 ml जो होता है एमाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, वसा परीक्षण अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर आधारित है। और गर्भन मशीन को जो है 1100 RPM पर जो है 5 मिनट तक चलाते हैं। और ब्यूटारोमीटर में वसा का पाठ्यांक अर्धचंद्रक यानी कि निम्न स्तर को पढ़ा जाता है। तो वसा परीक्षण, इसको फैट टेस्ट कहते हैं। दूध का जो होता है वसा परीक्षण ब्यूटारोमीटर से गर्भन मशीन द्वारा ज्ञात किया जाता है। और वसा परीक्षण हेतु ब्यूटारोमीटर में 10 ml सल्फ्यूरिक अम्ल और 10.75 10 ml सल्फ्यूरिक अम्ल 10.75 ml जो होता है दूध और 1 ml जो होता है एमाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। इसमें जो होता है वसा परीक्षण के लिए किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। और गर्भन मशीन को 1100 RPM राउंड पर मिनट पर 5 मिनट तक चलाते हैं। और ब्यूटारोमीटर
में वसा का पाठ्यांश क्या होता है कि अर्धचंद्रक के निम्न स्तर पर पढ़ा जाता है। अब आता है एसएनएफ परीक्षण। एसएनएफ परीक्षण में क्या होता है कि कुल ठोस पदार्थ से वसा निकालने के बाद बचे पदार्थ को वसा रहित ठोस पदार्थ कहते हैं। जितना ठोस पदार्थ है उससे वसा निकालने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ है उसे वसा रहित ठोस पदार्थ कहते हैं। और एसएनएफ बराबर क्या होता है, टीएस माइनस एफ होता है। टीएस का मतलब टोटल ठोस पदार्थ यानी कि कुल ठोस पदार्थ सॉलिड मैटर, माइनस एफ का मतलब फैट होता है। तो वसा रहित ठोस पदार्थ बराबर कुल ठोस पदार्थ माइनस होता है एफ फैट। और दूध में जो होता है पानी का मिलाने पर वसा रहित ठोस पदार्थ जो होता है कम हो जाता है। एसएनएफ क्या होता है, कम हो जाता है। और दूध में सेपरेटा मिलाने पर थोड़ा या फिर थोड़ा वसा निकालने पर एसएनएफ की वृद्धि हो जाती है। और गाय के दूध में पानी ज़्यादा होने पर एसएनएफ कम यानी कि 8.5% होता है, जबकि भेड़ भैंस के दूध में दुग्धगम यानी कि लैक्टोज व प्रोटीन की मात्रा अधिक होने पर एसएनएफ 9 तक होता है, 9 तक होता है। तो एसएनएफ में क्या है, दूध के कुल ठोस पदार्थ से वसा निकालने के बाद, वसा हमने निकाल लिया, उसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, तो वसा रहित ठोस पदार्थ कहते हैं, एसएनएफ। और एसएनएफ बराबर क्या होता है, तो कुल ठोस पदार्थ माइनस वसा कर देने पे क्या आता है, एसएनएफ आता है। और दूध में पानी मिलाने पर क्या होता है, वसा रहित ठोस पदार्थ यानी कि एसएनएफ कम हो जाता है। और दूध में जब सेपरेटा मिलाते हैं या फिर थोड़ी जो होता है वसा निकालने पर क्या होता है, एसएनएफ की वृद्धि हो जाती है। और गाय के दूध में पानी ज़्यादा होने पर एसएनएफ कम यानी कि 8.5 होता है, जबकि भेड़ व भैंस के दूध में दुग्धगम व प्रोटीन की मात्रा अधिक होने पर एसएनएफ 9 तक होता है, 9 तक होता है। अब अन्य परीक्षण में कौन सा आता है, तो आता है हंसा परीक्षण आता है, जिसको हंसा टेस्ट कहते हैं। भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए करते हैं। हंसा परीक्षण किस लिए करते हैं, भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए करते हैं कि मिला हुआ है कि नहीं। नाइट्रेट परीक्षण आता है, तो नाइट्रेट परीक्षण क्या होता है, यह दूध में वर्षा जल की मिलावट व उपस्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं। उसके बाद आयोडीन परीक्षण आता है, दूध में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं। तो हंसा परीक्षण किसके लिए करते हैं, अगर भैंस के दूध में गाय का दूध मिला है और हमें इस मिलावट का पता करना है तो हम हंसा परीक्षण करते हैं। नाइट्रेट परीक्षण में क्या होता है, दूध में वर्षा के पानी जल का जो है मिलावट का पता कराने के लिए करते हैं। और आयोडीन परीक्षण किस लिए करते हैं, दूध में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो कौन कौन सा परीक्षण हो चुका है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा परीक्षण, आँख से देखकर, नाक से सूंघकर, और क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट हो गया है, दूध की अम्लीयता का पता लगाने के लिए। स्वाभाविक अम्लीयता किसकी वजह से होता है, तो CO2, एल्ब्यूमिन, केसिन, साइट्रेट एवं फास्फोरस के कारण होते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में, तो गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 होता है और भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.032 होता है। और वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 0.93 होता है। अम्लीयता परीक्षण आता है, ताज़े दूध में अम्लीयता कितनी होती है, तो 0.12 से लेकर 0.16% तक होती है। और फिर वसा परीक्षण आता है,
तो दूध में वसा परीक्षण होता है ब्यूटारोमीटर से गर्भन मशीन द्वारा किया जाता है। और SNF परीक्षण आता है। दूध से कुल ठोस पदार्थ से वसा निकालने के बाद बचे हुए पदार्थ को वसा रहित ठोस पदार्थ कहते हैं। दूध में जितना भी ठोस पदार्थ है उससे वसा निकालने के बाद बचे पदार्थ को वसा रहित ठोस पदार्थ कहते हैं। और बाकी अन्य परीक्षण में कौन सा आता है? हंसा परीक्षण आता है भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए। नाइट्रेट परीक्षण आता है दूध में वर्षा जल के मिलावट व उपस्थिति को दर्शाता है। उसके बाद आयोडीन परीक्षण आता है दूध में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। घी दूध का वह उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा 99% तक शुद्ध रूप में पाई जाती है एवं 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अर्ध तरल या तरल अवस्था में रहता है, घी कहलाता है। तो घी में वसा की मात्रा कितना होता है? तो 99% तक शुद्ध रूप में पाया जाता है और यह 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अर्ध तरल या तरल अवस्था में पाया जाता है। और घी में स्वतंत्र वसा की मात्रा जो है 0.5% तथा पानी की मात्रा 0.5% से कम होता है। घी में स्वतंत्र वसा की मात्रा कितना होता है? तो 0.5% और पानी की मात्रा कितना होता है? तो 0.5% से कम होता है। यह जो है ट्राइग्लिसराइड वसा के संयोग से जो है बना उत्पाद है और घी बनाने के लिए उपयुक्त तापमान 110 से 120 डिग्री सेल्सियस होता है। और घी को प्रकाश की उपस्थिति में रखने से उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है। और बटर का संगठन देखा जाए तो उसमें 14% पानी पाया जाता है, वसा 82% पाया जाता है, प्रोटीन 1% पाया जाता है, नमक 2% पाया जाता है। तो घी में दुर्गंध किसके कारण पैदा होती है? तो प्रकाश की उपस्थिति में रखने के कारण पैदा होती है। और घी बनाने के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? तो 110 से 120 डिग्री सेल्सियस होता है। और बटर का संगठन जिसमें पानी की मात्रा कितना होता है? 14% और वसा की मात्रा 82% एंड प्रोटीन की मात्रा 1% और नमक की मात्रा जो है 2% होता है। अब अगला आता है दही। दही क्या है? तो यह दूध का किण्वित पदार्थ है और दूध को उबाल कर 21 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा करके उचित मात्रा में 1 से 3% जो है जामन मिलाकर 8 से 10 घंटे रखने पर प्राप्त होता है। तो दही क्या है? यह दूध का किण्वित पदार्थ है और दूध को उबालकर 21 डिग्री यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा करके उचित मात्रा में 1 से 3% जो है जामन डाला जाता है स्टार्टर और 8 से 10 घंटे के लिए रखते हैं, तब जाके हमें दही प्राप्त होता है। और गर्मियों में जामन की मात्रा जो है 1% से कम मिलाते हैं और 8 से 10 घंटे में दही तैयार हो जाती है। लेकिन सर्दियों में जामन जो है 1 से 3% मिलाते हैं और 12 से 14 घंटे में दही तैयार हो जाती है। अगर गर्मी के मौसम में हमें दही बनाना है तो 1% से कम जामन मिलाएंगे, वो 8 से 10 घंटे में दही तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर सर्दियों में हमें जामन
हमें दही बनाना है तो जामुन की मात्रा 1 से 3% तक मिलाते हैं और 12 से 14 घंटे में जो है दही तैयार हो जाती है। और दही में जो है खनिज पदार्थ कैल्शियम जो है 0.12 से 0.14% होता है। फास्फोरस 0.09 से 0.11% अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो दही में खनिज पदार्थ मिनरल्स कितना होते हैं, कौन कौन से? तो कैल्शियम जो है 0.12 से 0.14% होता है और फास्फोरस 0.09 से 0.11% अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। परंतु दही में दूध के दुग्धम यानी कि लैक्टोज का किण्वन होने से लैक्टिक एसिड में जो है बन जाता है। दही में दूध के दुग्धगम यानी कि लैक्टोज का किण्वन होने से लैक्टिक एसिड में बन जाता है और दही में अम्लीयता 0.7 से 1% तक पाई जाती है। और दही को बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस तथा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिस बैक्टीरिया उत्तरदायी होती है। तो दही में क्या है, यह दूध का किण्वित पदार्थ है। इसमें दूध को हम लोग उबालते हैं 21 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा करके जो है उबाल कर और फिर 21 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा करके उचित मात्रा में 1 से 3% जो है जामुन मिलाकर 8 से 10 घंटे रखने से जो है हमें दही प्राप्त होती है। गर्मियों में जामुन की मात्रा 1% से कम होती है, वहीं सर्दियों में जामुन की मात्रा जो है 1 से 3% होती है। और गर्मियों में जब हम जामुन मिलाते हैं तो उसके 8 से 10 घंटे में दही तैयार हो जाती है, जबकि सर्दियों में जब हम लोग जामुन मिलाते हैं तो उसके 12 से 14 घंटे में दही तैयार हो जाती है। दही में बात करें खनिज पदार्थ का तो कैल्शियम इसमें 0.12 से जो है 0.14% होता है और फास्फोरस की बात करें तो 0.09 से जो है 0.11% अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। परंतु दही में दूध के दुग्धगम यानी कि लैक्टोज का किण्वन होने से लैक्टिक एसिड बन जाता है और दही में अम्लता जो है 0.7 से 1% तक पाई जाती है। और दही को बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस व लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है। अब आता है क्रीम। दूध का वह उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा 18 से 60% तक पाई जाती है क्रीम कहलाती है। और दूध से क्रीम सेपरेटर यंत्र द्वारा जो है पृथक की जाती है। तो दूध का वह उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा कितना हो, 18 से 60% हो, क्रीम कहलाता है। और दूध से क्रीम जो है क्रीम सेपरेटर यंत्र द्वारा जो है पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। और क्रीम निकालते समय दूध का तापमान कितना रखना चाहिए? तो क्रीम निकालते समय दूध का तापमान 32 से 37 डिग्री सेल्सियस 32 to 37 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। और पतली क्रीम जिसको टेबल क्रीम कहते हैं, इसमें वसा की मात्रा कितना होता है? तो 18 to 25% होता है। पतली क्रीम जिसको टेबल क्रीम कहते हैं, इसमें वसा की मात्रा 18 to 25% होता है। अब व्हिपिंग क्रीम आता है, इसमें वसा की मात्रा कितना होता है? 25 to 45% होता है। और गाढ़ी क्रीम जिसको प्लास्टिक क्रीम कहते हैं, इसमें वसा की मात्रा 45 to 60% होता है। वह 45% से कम जो है पानी की मात्रा पाई जाती है। तो
क्रीम निकालते समय दूध का तापमान कितना रखना चाहिए? 32 to 37% रखना चाहिए, डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। और पतली क्रीम में वसा की मात्रा कितना होता है? तो 18 to 25% होता है। और व्हिपिंग क्रीम में वसा की मात्रा कितना होता है? 25 to 45% पाई जाती है। गाढ़ी क्रीम जिसको प्लास्टिक क्रीम कहते हैं, इसमें वसा की मात्रा कितना होता है? तो 45 to 60% जो है वसा एंड 45% से कम पानी की मात्रा पाई जाती है। और दूध से क्रीम सेपरेटर यंत्र द्वारा क्या होता है? पृथक किया जाता है। अब आता है क्रीम निकालने की विधियाँ। तो इसमें आता है गुरुत्वाकर्षण विधि, जिसको ग्रेविटेशनल मेथड कहते हैं। यह विधि जो होता है कम उपयोगी एवं तरल है। और इस विधि में जो है दूध को बर्तन में भरकर ठंडे स्थान पर 10 से 24 घंटे तक रखते हैं, और जिससे वसा परत के रूप में दूध ऊपर आ जाता है, दूध के ऊपर आ जाता है। वसा क्या है? परत के रूप में दूध के ऊपर आ जाता है। और यह विधि निम्न प्रकार से की जाती है होती है, मतलब इसमें उथली कढ़ाई विधि आता है, गहरी कढ़ाई विधि आता है, और दूध में पानी निकाल कर क्रीम निकालना आता है। तो ग्रेविटेशनल मेथड में क्या होता है कि इस विधि में दूध को बर्तन में भरकर ठंडे स्थानों पर 10 से 24 घंटे के लिए रखते हैं, और जिससे वसा क्या होता है? परत के रूप में दूध के ऊपर आ जाता है। और निम्न प्रकार से होता है। इसमें जो है उथली कढ़ाई विधि आता है, गहरी कढ़ाई विधि, तथा दूध में जो है पानी निकाल कर क्रीम निकालना आता है इसमें। उसके बाद अगला आता है जर्सी क्रीम विधि। इस विधि में प्रयुक्त बर्तन 2 दीवारों का बना होता है, और इन दीवारों के बीच रिक्त स्थान में 88 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्म पानी भरते हैं। तो जर्सी क्रीम विधि में क्या है? इस विधि में प्रयुक्त बर्तन 2 दीवारों का बना होता है, और इन दीवारों के बीच रिक्त स्थान में 88 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म पानी जो है भरते हैं। अब अगला आता है अपकेंद्रीय बल विधि, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेथड। यह क्रीम निकालने की श्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि है, जो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। और इस विधि में सेपरेटर यंत्र काम में लेते हैं, और जिससे क्या होता है? पतली एवं गाढ़ी क्रीम निकाली जाती है। और बाउल यह सेपरेटर मशीन का मुख्य भाग है, और इसलिए इसे जो है मशीन का हृदय भी कहते हैं। तथा यह दूध सेपरेटर एवं क्रीम को अलग करता है, दूध सेपरेटर और क्रीम को अलग करता है। फिर आता है क्रीम स्क्रू आता है। यह क्रीम को जो है पतली तथा गाढ़ी प्राप्त करने में सहायक होता है, कि पतला रहेगा कि गाढ़ा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेथड में क्या होता है? यह क्रीम निकालने की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, और अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मेन भाग पूछा जाए कौन होता है, तो बाउल होता है। इसे जो है मशीन का हृदय भी कहते हैं। और यह जो है दूध यानी कि सेपरेटर एवं क्रीम को जो है अलग करता है। फिर क्रीम स्क्रू क्या होता है? तो यह क्रीम को पतली या गाढ़ी प्राप्त करने के लिए
करने में जो है सहायक होता है। तो ये था क्रीम निकालने की विधियाँ, जिसमें पहला था गुरुत्वाकर्षण विधि। दूध को जो है बर्तन में भरकर ठंडे स्थान पर रख देते हैं। और दूसरा था जर्सी क्रीम विधि। इस विधि में प्रयुक्त बर्तन जो है दो दीवारों का बना होता है और 88 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म पानी इसमें भरते हैं दोनों दीवारों के बीच में। और तीसरा था अपकेंद्रीय विधि, जिसका मुख्य भाग मशीन का कौन सा होता है, तो बाउल होता है। खीस, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, वत्स जनन के तुरंत बाद 5 दिन तक मादा पशु थनों से प्राप्त होने वाला क्षरण जो दूध की अपेक्षा गाढ़ा होता है और पीलापन लिए होता है, खीस कहलाता है। और यह जो होता है प्रसव के उपरांत प्रथम दुग्ध काल होता है। तो खीस क्या होता है, वत्स जनन के तुरंत बाद जो 5 दिन तक मादा पशु थनों से प्राप्त होता है और यह क्या होता है दूध की अपेक्षा गाढ़ा होता है और पीलापन लिए हुए होता है और इसे प्रथम दुग्ध काल भी कहते हैं, प्रसव उपरांत। और खीस में क्या होता है दूध की अपेक्षा प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, लवण एवं विटामिन की मात्रा अधिक होती है। दूध में जितने प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन ए पाए जाते हैं उससे अधिक जो है खीस में प्रोटीन, खनिज, लवण तथा विटामिन ए पाए जाते हैं। खीस नवजात पशु के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि खीस में जो होता है रोग प्रतिरोधी एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं और जो नवजात बछड़े को प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। और खीस में लैक्टो एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की अधिकता के कारण जो है उबालने पर फट जाते हैं। लैक्टो एल्ब्यूमिन तथा ग्लोब्यूलिन की अधिकता के कारण क्या होता है उबालने पर फट जाते हैं। और गाय के खीस में जो है प्रोटीन 16% होता है और भैंस के खीस में जो होता है 21% पाई जाती है। और खीस क्या है एक मुद्रेचक का काम करता है, जिससे नवजात पशु का पेट साफ रहता है। लेकिन खीस में जो है दुग्ध की अपेक्षा जो है कम पाया जाता है। और नवजात बछड़े को शरीर के बाहर का जो है 1/10 भाग जो होता है खीस पिलाया जाता है। नवजात बछड़े का जो शारीरिक वजन है उसका 1/10 भाग जो है खीस पिलाया जाता है। और गाय के खीस में प्रोटीन कितना होता है, तो 16% पाया जाता है। भैंस के खीस में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 21% पाया जाता है। खीस का काम जो होता है मृदुरेचक का होता है, जो नवजात पशु का पेट जो है साफ करता है। और खीस में जो होता है दूध की अपेक्षा किस चीज़ की कमी पाई जाती है, तो लैक्टोज की जो है कमी पाई जाती है। और खीस में किसकी उपस्थिति होती है, तो लैक्टो एल्ब्यूमिन तथा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की अधिकता के कारण उबालने पर फट जाता है। गाय के घी का मानक स्टैंडर्ड्स, तो गाय के घी का रिचर्ड माइल्सन मान कितना होता है, 26 to 28 होता है। और गाय के घी का पॉल सैंकी मान कितना होता है, तो 1.5 to 2.5 होता है।
और गाय के घी का सैफोनिकेशन मान कितना होता है, तो 222 यानी कि 222 से 226 226 होता है। मक्खन अपवर्तनांक कितना होता है, तो 40.5 से 42.5 यानी कि 40.5 से 42.5 होता है। और ऑलिक अम्ल मान कितना होता है, तो 1.5 से % से कम होता है। और कृष्णर मान कितना होता है, 20 to 25 होता है। और पानी का मान कितना होता है, तो 0.5 से कम होता है। तो गाय के घी का मान, तो रिचर्ड माइसल मान कितना होता है, 26 to 28 होता है। पॉल सैनकी मान कितना होता है, 1.5 to 2.5 होता है। और सैफोनिकेशन मान कितना होता है, 222 to 226 होता है। मक्खन अपवर्तनांक कितना होता है, 40.5 से 42.5 होता है। ऑलिक एसिड मान कितना होता है, 1.5% से जो है कम होता है। और कृष्णर मान कितना होता है, 20 to 25 होता है। और पानी कितना होता है, तो 0.5% से कम होता है। गाय के दूध एवं केश के गुणों में भिन्नता, तो ऊष्मा का कितना होता है दूध में मतलब गर्म करने पर क्या होता है, स्कंदित नहीं होता है। और जबकि खीस क्या होता है, गर्म करने पर स्कंदित हो जाता है। अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो दूध में जो होता है 1.028 से 1.032 होता है, जबकि खीस होता है 1.040 से 1.080 होता है। अम्लीयता 0.12 से 0.16% होता है दूध में, और जबकि खीस में जो है अम्लीयता 0.20 से 0.40 होता है। और जल की मात्रा जो है 87.25 होता है दूध में, और खीस में 75.09 होता है। और वसा जो है दूध में 3.8 होता है, और खीस में जो है 5.8 होता है। प्रोटीन जो है दूध में 3.5 होता है, और खीस कितना होता है, तो 17.5 होता है। दुग्धगम लैक्टोज में जो है कितना होता है, 4.8 होता है, और खीस में 2.18 होता है। तो ऊष्मा प्रभाव में क्या होता है, दूध को गर्म करने पर स्कंदित नहीं होते हैं, कोरुगेटेड नहीं होते हैं, जबकि खीस क्या होता है, गर्म करने पर स्कंदित हो जाते हैं। अपेक्षित घनत्व क्या होता है, तो दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से 1.032 होता है, और जबकि खीस का जो होता है 1.040 से 1.080 होता है। और अम्लीयता दूध में 0.12 से 0.16% होता है, जबकि खीस में 0.20 से 0.40 होता है। जल की अम्लीयता दूध में जो है 82.25% होता है, जबकि खीस में 75.09% होता है। वसा में जो है दूध में क्या है, कितना होता है, तो 3.8% होता है, जबकि खीस में 5.8% होता है। और प्रोटीन जो है दूध में 3.5% होता है, जबकि खीस में 17.5% होता है। और दुग्धगम जो है 4.8% दूध में होता है, और जबकि खीस में 2.18% होता है। पशुओं को चिन्हित करना, पहचानने एवं ध्यान रखने के लिए किसी भी चीज़ को चिन्हित क्यों किया जाता है, ताकि हमें याद रहे कि हमारी ये चीज़ है और हमें इसके आगे कोई काम करना है। ठीक है, तो पहचानने और ध्यान रखने के लिए जो है
पशुओं को चिन्हित किया जाता है। अब इसमें पहला आता है टैग लगाना था, जिसको टैगिंग कहते हैं। टैगिंग किस में होता है? तो मुख्य तौर पे अगर जो देखा जाए तो गाय, भैंस और मुर्गियों में देखा जाता है। गाय भैंस में क्या होता है, उनके कानों में तथा मुर्गियों के पंखों या पैरों में जो है प्लास्टिक के छल्ले डालते हैं या धातु की पत्ती का जो है प्रयोग करते हैं। तो गाय भैंस में क्या होता है, उनके कानों में टैगिंग किया जाता है, जबकि मुर्गियों के पंखों या पैरों में जो है प्लास्टिक के छल्ले डालते हैं या धातु की पत्ती का प्रयोग करते हैं। यह सरल और सबसे सस्ती विधि है। अब अगला आता है दागना, जिसको ब्रांडिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ठंडा एवं गर्म दागना यह अस्थायी विधि है। तो ब्रांडिंग करना, दागना ठंडा एवं गर्म स्थायी विधि है। जैसे कई बार होता है कि जब कुछ चीज़ें जल जाती हैं तो वह स्थायी तौर पे हो जाती है। शरीर का कोई अंग जैसे ठंडी के समय में कई लोगों का सीखते हुए जल जाता है, तो वो स्थायी विधि हो जाता है, वो लंबे समय तक रहता है। तो ब्रांडिंग दागना क्या है, एक स्थायी विधि है। अगला है कान काटना, जिसको ईयर नॉचिंग कहते हैं। ये किस में होता है? तो ये सूअरों के लिए जो है प्रसिद्ध है, सूअर के लिए प्रसिद्ध है। और सूअर के मांस को क्या कहते हैं? तो सूअर के मांस को जो है पोर्क कहते हैं। और गोदना, जिसको टैटूइंग कहते हैं। तो बकरियों के कानों पर जो है छेद करके टैटूइंग द्वारा जो है चिन्हित किया जाता है। अब अगला है पेंटिंग, रंगना। रंगना किस में होता है? तो भेड़ों में होता है। पेंटिंग की क्रिया किस में होती है? तो भेड़ों में होती है। अब उसके बाद है डॉकिंग है। डॉकिंग जो है भेड़ों में पूंछ को काटना डॉकिंग कहलाता है। भेड़ों में पूंछ को काटना क्या कहलाता है? तो डॉकिंग कहलाता है। और पूंछ इलास्ट्रेटर द्वारा जो है 1 से 2 सप्ताह की आयु में जो काटी जाती है। पूंछ क्या होता है? इलास्ट्रेटर द्वारा 1 से 2 सप्ताह की आयु में काटी जाती है। तो पशुओं को चिन्हित करने की कौन कौन सी विधि है? जिसमें से पहला आता है टैग लगाना होता है। इसमें गाय और भैंस और मुर्गियों में मुख्यतः देखा जाता है। गाय और भैंस में क्या होता है, कानों में और मुर्गियों के पंखों या पैरों में प्लास्टिक के जो है छल्ले डाल देते हैं, धातु की पत्ती का प्रयोग या फिर धातु की पत्ती का प्रयोग करते हैं। ब्रांडिंग क्या होता है, दागना क्या होता है, यह ठंडा और गर्म दागना होता है, स्थायी विधि है। और अगला है कान काटना, जिसको नॉचकिंग कहते हैं, ईयर नॉचकिंग, या सुअर में जो है प्रसिद्ध विधि है। अगला है गोदना, जिसको टैटूइंग कहते हैं। तो बकरियों के कानों पर जो है छेद करके जो है टैटूइंग द्वारा जो है उन्हें चिन्हित करते हैं। अगला है पेंटिंग, रंगना या भेड़ों में जो है किया जाता है। अब अगली विधि है डॉकिंग। डॉकिंग में क्या होता है कि भेड़ों में पूंछ को काटना डॉकिंग कहलाता है। और पूंछ इलास्ट्रेटर द्वारा 1 से 2 सप्ताह की आयु में जो है काटी जाती है। अब अगला है पशुओं का सींग रहित करना, जिसको डीहॉर्निंग कहते हैं। तो इसमें पहला आता है कास्टिक क्षण आता है, जिसको KOH कहते हैं। यह एक उत्तम विधि है। यह रासायनिक विधि या वैज्ञानिक विधि भी कहलाती है। इसमें क्या होता है कि कास्टिक छड़ को सींग कलिका पर जो है रगड़ते हैं और सामान्यतः 7 से 15 दिन की आयु तक नवजात बच्चों मतलब पशुओं के लिए जो है करते हैं। तो कास्टिक क्षण, जिसको KOH कहते हैं, यह क्या है कि उत्तम विधि है डीहॉर्निंग में। और इसमें क्या होता है कि रासायनिक विधि या वैज्ञानिक विधि भी यह कहलाती है। और कास्टिक क्षण को सींग कलिका पर क्या होता है रगड़ते हैं
और यह सामान्यतः 7 से 15 दिन की आयु तक के जो नवजात पशु होते हैं उसमें करते हैं। अगला आता है आरी द्वारा। तो अधिक उम्र के पशुओं में जो है आरी से जो है सींगों को काटते हैं, आरी का प्रयोग करते हैं। ज़्यादा उम्र के जब पशु हो जाते हैं तो डीहॉर्निंग करने के लिए आरी का प्रयोग करते हैं, आरी से उनके सींग को काट दिया जाता है। अगला आता है विद्युत डीहॉर्नर द्वारा। इसमें क्या होता है कि यह विधि जो है बछड़ों के लिए सुरक्षित है, परंतु भारत में कम प्रचलित है। विद्युत डीहॉर्नर द्वारा में क्या है कि यह बछड़ों के लिए सुरक्षित विधि है, लेकिन भारत में इसका प्रयोग कम होता है। अगला आता है प्रजनन द्वारा। इसमें सींग रहित नर और सींग युक्त मादा पशु का जो है संकरण कराने पर सींग रहित संतति प्राप्त होती है। नर कैसा रहेगा, उसके पास सींग नहीं रहेगा। मादा कैसे रहेगा, उसके पास सींग रहेगा। जब इनका संकरण कराया जाता है तो जो संतति होता है उसके आगे सींग नहीं रहता है। ठीक है, तो डीहॉर्निंग के कौन कौन से विधि हैं। पहला है कास्टिक छड़ द्वारा होता है। इसमें कास्टिक छड़ को सींग कलिका पर रगड़ते हैं और यह सामान्यतः जो है 7 से 15 दिन 7 to 15 डेज की आयु तक नवजात पशुओं के लिए करते हैं। सेकंड आता है आरी द्वारा। यह जो है अधिक उम्र के पशुओं में जो है आरी से सींगों को काटते हैं। थर्ड आता है विद्युत डीहॉर्निंग द्वारा। यह विधि जो है बछड़ों के लिए सुरक्षित है, परंतु भारत में जो है यह कम प्रचलित है। चौथा है आता है प्रजनन द्वारा। इसमें सींग रहित नर, ऐसा नर जिसके पास सींग नहीं होता है, और सींग युक्त मादा का जब संकरण कराया जाता है तो सींग रहित संतति की प्राप्ति होती है। अब अगला आता है पशुओं को बधियाकरण करना, कैस्ट्रेशन। इसमें नर पशुओं का प्रजनन शक्ति नष्ट करना जो है बधियाकरण कहलाता है। नर पशु का जो प्रजनन शक्ति होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है इसमें। और बछिया में जो है 8 से 10 सप्ताह की आयु में किया जाता है। अब इसकी विभिन्न विधियां हैं। तो पहला आता है बर्डीजो कास्ट्रेटर द्वारा। इसमें नर पशु को गिराकर अंडकोश को इस यंत्र के भीतर रखकर शुक्रवाहिनियों को यंत्र के जबड़े के से जो है दो बार जो है जोर से दबाते हैं। बर्डीजो कास्ट्रेटर में करते क्या है, नर जो पशु है उसको गिराकर उसका जो अंडकोश है इस यंत्र के भीतर रखकर उसकी जो शुक्रवाहिनी है उसको यंत्र के जबड़े से 2 बार जोर से दबाते हैं। और इस विधि से जो है 6 माह के उम्र के बच्चों को जो है बधियाकृत करते हैं। जो 6 मंथ का हो जाता है उसका बधियाकरण इसी विधि से करते हैं। और पशुओं को बधियाकरण मुख्यतः शीत ऋतु में उपयुक्त होता है। अगर पूछा जाए कि पशुओं का बधियाकरण करना है तो कौन सा ऋतु उपयुक्त होगा, तो शीत ऋतु उपयुक्त होगा। या फिर ये पूछ सकता है कि बर्डीजो कास्ट्रेटर का प्रयोग किस माह तक के बच्चों का बधियाकरण करने के लिए किया जाता है, तो 6 मंथ तक के बच्चों का बधियाकरण करने के लिए किया जाता है। या फिर ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से बधियाकरण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बर्डीजो कास्ट्रेटर का प्रयोग किया जाता है। बाकी बर्डीजो कास्ट्रेटर में क्या होता है, नर पशु को गिराते हैं, अंडकोश को इस यंत्र के भीतर रखकर शुक्रवाहिनी को यंत्र के जबड़े से जो है 2 बार जोर से दबाते हैं। अब अगला आता है एलस्ट्रेटर द्वारा। इसमें क्या होता है कि अंडकोश के ऊपर रबड़ का एक सख्त छल्ला चढ़ाते हैं और प्रौढ़ साँड जो होता है वो जनन अयोग्य करना
नसबंदी साँड़ यानी कि टीजर बुल कहलाता है। और टीजर साँड़ के जनन अंग जो है सक्रिय होते हैं, लेकिन शुक्रवाहिनिकाओं को काट देते हैं, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। तो एलेस्ट्रेटर में होता क्या है कि अंडकोश के ऊपर क्या होता है, रबड़ का सख्त छल्ला चढ़ाते हैं, और अगर प्रौढ़ साँड़ जनन अयोग्य करना है या फिर किया गया है तो उसे क्या कहते हैं, जनन अयोग्य करना है तो विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करेंगे। अगर उसका प्रौढ़ साँड़ जो है जनन अयोग्य हो चुका है तो उसे टीजर बुल कहते हैं। पशुओं का बधियाकरण कैस्ट्रेशन करना। तो नर पशु का प्रजनन शक्ति नष्ट करना क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। बधियाकरण में क्या होता है, नर पशु जो रहता है उसका प्रजनन शक्ति नष्ट कर दिया जाता है। और बछिया में जो है 8 से 10 सप्ताह की आयु में किया जाता है। बछिया में कब किया जाता है, तो 8 से 10 सप्ताह की आयु में किया जाता है। अब वैज्ञानिक विधि, तो इसमें पहला आता है बर्डिजो कास्ट्रेटर द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है कि नर पशु को गिराकर अंडकोश को इस यंत्र के भीतर रखकर और शुक्रवाहिनी को इस यंत्र के जबड़े में 2 बार जोर से दबाते हैं। और यह विधि जो है 6 माह की उम्र वाले बच्चों को जो है बधियाकृत करते हैं इस विधि का प्रयोग करके। और पशुओं को बधियाकरण का मुख्य सीजन देखा जाए तो किस में करना चाहिए, कौन सा उपयुक्त है, तो शीत ऋतु है। तो बर्डिजो कास्ट्रेटर में क्या होता है कि नर पशु को गिराकर अंडकोश को इस यंत्र के भीतर रखकर शुक्रवाहिनी को जो है इस यंत्र के जबड़े से 2 बार दबाते हैं। और इस विधि से क्या होता है कि 6 माह की उम्र के बच्चों को बधियाकृत करते हैं। अगर पशुओं के बधियाकरण की बात करें कौन सा ऋतु उपयुक्त होता है, तो शीत ऋतु उपयुक्त होता है। अब अगला आता है एलेस्ट्रेटर द्वारा। इसमें क्या होता है कि अंडकोश के ऊपर रबड़ का सख्त छल्ला चढ़ाते हैं। एलेस्ट्रेटर में क्या होता है, अंडकोश के ऊपर रबड़ का सख्त छल्ला चढ़ाते हैं। अब टीजर बुल क्या होता है, तो प्रौढ़ साँड़ को जनन अयोग्य करना टीजर बुल या नसबंदी साँड़ कहलाता है। कोई प्रौढ़ साँड़ है उसको जनन अयोग्य करना क्या कहलाता है, टीजर बुल कहलाता है, या फिर हिंदी में नसबंदी साँड़ कहलाता है। अब टीजर साँड़ क्या होता है, जनन अंग सक्रिय होते हैं इसके, लेकिन शुक्रवाहिनिकाओं को काट देते हैं, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। तो किस साँड़ में जो है शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है, तो टीजर साँड़ में जो है शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इसके क्या होते हैं, जनन अंग सक्रिय होते हैं। और शुक्राणुओं का निर्माण क्यों नहीं होता, क्योंकि शुक्रवाहिकाओं को काट दिया जाता है इसमें। अब अगला आता है पशु आहार। तो गायों को सामान्यतः 2.5 kg शुष्क पदार्थ 100 kg शारीरिक भार पर प्रतिदिन देते हैं। और भैंस में क्या होता है कि 3 kg शुष्क पदार्थ 100 kg शारीरिक भार पर प्रतिदिन देते हैं। और अवसर बछिया बैल साँड़ को जो है 2.5 kg शुष्क पदार्थ जो है 100 kg शारीरिक भार पर प्रतिदिन देते हैं। तो पशु आहार में क्या है, गाय को सामान्यतः 2.5 kg शुष्क पदार्थ कितने शारीरिक भार पर देते हैं, तो 100 kg शारीरिक भार पर प्रतिदिन देते हैं रोज। वहीं जब भैंस की बात आएगी तो भैंस के 100 kg शारीरिक भार पर प्रतिदिन 3 kg जो है शुष्क पदार्थ दिया जाता है। और वहीं अवसर बछिया बैल साँड़ की बात करें तो 2.5 kg शुष्क पदार्थ
जो है 100 केजी शरीर भार पर प्रतिदिन देते हैं। पशुओं को दिए जाने वाले कुल आहार यानी कि शुष्क पदार्थ में 2/3 भाग जो है चारे के रूप में देते हैं, और चारे में जो 2/3 भाग होता है सूखा चारा, तथा 1/3 भाग या 35% जो है हरा चारा देते हैं। तो और 1/3 भाग जो है रताब के रूप में दिया जाता है। तो पशुओं को दिए जाने वाला कुल आहार में शुष्क पदार्थ कितना होता है? तो 2/3 भाग होता है, 3 है तो इसका 2 भाग जो होता है चारे के रूप में देंगे, और फिर इसका जो है इसको भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं। चारे में 2/3 भाग क्या देंगे इसका, तो सूखा चारा देंगे, और इसका 1/3 भाग या फिर कहें 35% जो है हरा चारा देंगे। बाकी यहाँ 3 में से 2 यहाँ पे गया, फिर 1 यहाँ पे बचा, तो 1/3 भाग जो है रताब दिया जाता है। अब सूखे चारे व हरे चारे का अनुपात कितना होता है? तो सूखे चारे व हरे चारे का अनुपात 3:1 होता है, और पशुओं को रताब में 17% पाच्य प्रोटीन DCP और 7% जो है कुल पाच्य पदार्थ TDN देना चाहिए। पशुओं को रताब में क्या होता है 17% पाच्य प्रोटीन एवं 7% जो है कुल पाच्य पदार्थ यानी कि TDN देना चाहिए। और दूध उत्पादन के लिए गाय को 1 केजी रताब पर 3 केजी दूध पर देना चाहिए, और भैंस को जो है 1 केजी रताब पर 2.5 केजी दूध पर देना चाहिए। अगर भैंस 2.5 केजी, मान लीजिए कि एक भैंस है वो 2.5 केजी दूध देती है, तो उसको रताब कितना देना चाहिए? उसको 1 केजी देना चाहिए। वहीं अगर गाय है 3 केजी जो है दूध देती है, तब उसको वहाँ पे देंगे। अंतर देख लीजिए ध्यान से, आधे का अंतर होता है 0.5 का। और जीवन निर्वाह के लिए गाय को 1 केजी तथा भैंस को 1.5 केजी रताब देना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए गाय को 1 केजी और भैंस को 1.5 केजी रताब देना चाहिए। और गाय को जो है 5 माह के गर्भ के बाद जो है 6ठे महीने से गर्भ राशन देना चाहिए। गाय को 5 माह के गर्भ के बाद 6ठे महीने से जो है गर्भ राशन देना चाहिए। और दुधारू गाय को 30 से 40 ग्राम नमक देना चाहिए। दुधारू गाय को नमक कितना देना चाहिए? तो 30 से 40 ग्राम नमक देना चाहिए। और मूंगफली की खली में नाइट्रोजन अधिक होने के कारण प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन अधिक होने के कारण प्रोटीन का यह अच्छा स्रोत माना जाता है। तो जीवन निर्वाह के लिए गाय को 1 केजी तथा भैंस को 1.5 केजी रताब देना चाहिए। और गाय के केस में क्या है कि 5 माह गर्भ के बाद 6ठे महीने से जो है गर्भ राशन देते हैं। और दुधारू गाय को जो है 30 से 40 ग्राम नमक देना चाहिए। और पशुओं को रताब में 17% पाच्य प्रोटीन तथा 7% जो है कुल पाच्य पदार्थ दिया जाता है। सूखे व हरे चारे का अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है। और पशुओं को जो कुल आहार दिया जाता है उसका 2/3 भाग चारे के रूप में देते हैं, और उसमें से भी 2/3 भाग सूखा चारा, 1/3 भाग जो है हरा चारा देते हैं, और बाकी जो शेष 1/3 भाग था शुरुआत का उसमें रताब दिया जाता है। भारत व राजस्थान में 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार पशुओं की संख्या। तो राजस्थान में गाय की संख्या करोड़ों में कितना था?
20वीं पशु गणना के अनुसार 1.39 करोड़ था। वहीं भारत में 19.25 करोड़ था। और भैंस की संख्या कितना था राजस्थान में? 1.37 करोड़ था। और वहीं भारत में कितना था? तो 10.99 करोड़ था। और भेड़ की संख्या कितना था? तो 0.79 करोड़ था राजस्थान में। वहीं भारत में कितना था? 7.43 करोड़ था, जो कि सर्वाधिक वृद्धि हुआ था 14% के करीब में। और बकरी की संख्या कितना था? राजस्थान में 2.08 करोड़ था। और भारत में कितना था? तो 14.89 करोड़ था। ऊँट की संख्या कितना था? तो 2.13 लाख था, जो कि सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि हुआ था। इसमें मतलब बढ़ोतरी घटी थी 34.69% के करीब में। लेकिन वहाँ भारत में जो है सर्वाधिक ऊँट कितने थे? तो 2.52 लाख थे। कुल पशु कितने थे? तो 5.68 करोड़ था, या फिर 56.8 मिलियन राजस्थान में। और भारत में कितने थे? 53.58 करोड़, या 535.78 मिलियन भी कहते हैं। ये 20वीं पशु गणना का जो है आंकड़ा था, भारत और राजस्थान का था। तो गाय कितने थे भारत में? 19.25 करोड़, भैंस 10.99 करोड़, भेड़ 7.43, जो कि सर्वाधिक वृद्धि हुई थी 14% के करीब में भारत में। बकरी 14.89 करोड़ था। ऊँट 2.52 लाख था। और कुल पशु कितने थे? तो 535.78 मिलियन थे। अब अगला आता है सर्वाधिक पशुधन वाले राज्य कौन थे? तो गौवंश में देखा जाएगा सर्वाधिक पशुधन कहाँ पे था? तो पश्चिम बंगाल पहला स्थान पे है, और द्वितीय स्थान पे उत्तर प्रदेश है। भैंस वंश में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे राजस्थान है। भेड़ वंश में तेलंगाना पहले स्थान पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है। और बकरी में राजस्थान पहले पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे पे है। ऊँट में राजस्थान पहले पे है, गुजरात दूसरे पे है। और कुल पशुधन में जो है उत्तर प्रदेश पहले पे है, राजस्थान दूसरे पे है। टोटल ओवरऑल देखोगे तो उत्तर प्रदेश पहले पे आता है पशुधन में, और दूसरे स्थान पे राजस्थान आता है। अगर बात करेंगे खाली गौवंश में क्या कौन है, तो पहले पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश। भैंस में उत्तर प्रदेश पहले पे है, राजस्थान दूसरे पे है। भेड़ में तेलंगाना पहले पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है। बकरी में राजस्थान पहले पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे पे है। ऊँट में राजस्थान पहले पे है, गुजरात दूसरे पे है। कुल पशुधन में जो है उत्तर प्रदेश पहले पे है, राजस्थान दूसरे स्थान पे है। अब 20वीं राजस्थान में जो है 20वीं पशु गणना में 2019 में पशुधन की संख्या में सर्वाधिक जो है गिरावट किस में हुआ था? तो भेड़ में हुआ था, लगभग 12 लाख हुआ था। भेड़ की संख्या में गिरावट हुआ था 20वीं पशुधन गणना में 2019 में। जबकि राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2019 में जो है अगर परसेंटेज की संख्या में देखा जाएगा तो सर्वाधिक गिरावट ऊँट में हुआ था 34.69%। संख्या के हिसाब से भेड़ में गिरावट, और परसेंटेज के वाइज देखोगे तो ऊँट में गिरावट हुआ था। और भारत में 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार
सर्वाधिक संख्या में बढ़ोतरी क्रमशः बकरी में हुआ था 13.71 मिलियन और भेड़ में 9.2 मिलियन और भैंस में 1.15 मिलियन हुआ था। तो भारत में 20वीं पशुधन गणना 2019 में सर्वाधिक संख्या में बढ़ोतरी बकरी में 13.71 मिलियन और भेड़ में 9.2 मिलियन, भैंस में 1.15 मिलियन हुआ था। और राजस्थान की 20वीं पशुधन गणना 2019 में सर्वाधिक पशुधन में प्रतिशत बढ़ोतरी जो है भैंस में हुआ था 5.53 मिलियन, मतलब परसेंटेज में 5.53%। पशु प्रतिशत में राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुआ था 2019 में के आंकड़े के अनुसार, तो भैंस में हुआ था 5.53%। और भारत में 20वीं पशुधन गणना 2019 में सर्वाधिक पशुधन में प्रतिशत बढ़ोतरी मिथुन में 26.66%, मुर्गी में 16.80% और भेड़ में 14.13% और बकरी में 14.13% हुआ था। तो 20वीं पशु गणना 2019 में सर्वाधिक पशुधन की प्रतिशत बढ़ोतरी किसमें हुआ था, तो मिथुन में 26.66%, मुर्गी में 16.80%, भेड़ में 14.13%, बकरी में 14.13% हुआ था। एल्वोलस क्या होता है, तो स्तन ग्रंथियों में एक छोटी संरचना होती है जिसमें क्या होता है कि दूध का निर्माण मादा द्वारा किया जाता है। एल्वोलस क्या है, स्तन ग्रंथियों में एक छोटी सी संरचना होती है जिसमें दूध का निर्माण मादा द्वारा किया जाता है, दूध का निर्माण मादा द्वारा किया जाता है। एनोरेक्सिया क्या होता है, भूख ना लगना एनोरेक्सिया कहलाता है। एनोरेक्सिया में क्या होता है, भूख नहीं लगता है। जैविक मूल्य बायोलॉजिकल वैल्यू, पशु शरीर के भीतर प्रतिशत उपयोग आने वाली जो है प्रोटीन होता है। पशु शरीर के भीतर प्रतिशत उपयोग आने वाला जो प्रोटीन होता है जैविक मूल्य कहलाता है। अब क्रूड फाइबर, तो इसमें क्या होता है, सेलुलोज आता है, हेमी सेलुलोज आता है, लिग्निन आदि से बना या सूखे चारे में जो है उच्च और अनाज में कम होता है। क्रूड फाइबर क्या होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन आदि से बना या सूखे चारे में उच्च और अनाज में क्या होता है, कम होता है। कलिंग क्या होता है, तो स्वस्थ जानवरों से रोगग्रस्त जानवरों को अलग करना कलिंग कहलाता है। हेल्थी जो आपके जानवर हैं उससे रोगग्रस्त जानवर को अलग करना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। और कास्टिंग क्या होता है, तो जानवरों को ज़मीन पर पटकना कास्टिंग कहलाता है। कास्टिंग में क्या होता है, जानवरों को ज़मीन पर पटका जाता है। डॉकिंग में क्या होता है, भेड़ में पूंछ को हटाया जाता है। भेड़ में पूंछ को हटाना डॉकिंग कहलाता है। और फ्लैशिंग क्या होता है, तो गर्भवती भेड़ों को अतिरिक्त सांद्रता खिलाना फ्लशिंग कहलाता है। गर्भवती भेड़ों को अतिरिक्त सांद्रता खिलाना क्या कहलाता है, तो फ्लशिंग कहलाता है। और डी हॉर्निंग में क्या होता है, 10 दिन की उम्र में बकरी में उभरे जो सींग होते हैं उनका दमन करना डी हॉर्निंग कहलाता है। 10 दिन की उम्र में जो बकरी होती है उनके उभरे सींग का दमन करना डी हॉर्निंग कहलाता है। और मोहेयर में क्या होता है, अंगोरा नस्ल की बकरी के बाल मुलायम सफ़ेद ऊन तथा कपड़ों
की भारी मांग है। मोहेयर अंगोरा नस्ल की बकरी के बाल हैं और जो कि मुलायम सफ़ेद ऊन, और इनके कपड़ों की जो होता है भारी मांग रहती है। पश्मीना क्या होता है? तो कश्मीरी बकरियों का अंडरकोट और कपड़ों की भी जो होता है बड़ी मांग व नरम ऊन इनमें होते हैं। पश्मीना में कश्मीरी बकरियों का अंडरकोट और कपड़ों की बड़ी मांग रहती है और नरम ऊन भी होते हैं। पाइका क्या होता है? आमतौर पे भोजन नहीं मानी जाने वाली सामग्री के लिए एक भूख है, और जैसे फास्फोरस की कमी जानवरों में देखी जाती है और यह एक वांछित भूख है। तो पाइका आमतौर पे भोजन नहीं मानी जाने वाली सामग्री के लिए एक भूख है, जैसे फास्फोरस की कमी वाले जानवरों में देखी जाती है, यह एक वांछित भूख है। यौवन, जिसको प्यूबर्टी कहते हैं, जीवन की वह अवधि जिस पर सबसे पहले प्रजनन अंग क्रियाशील होते हैं। यह मादा में एस्ट्रस और ओव्यूल की विशेषता और नर में होता है वीर उत्पादन होना होता है। तो यौवन क्या होता है? जीवन की वह अवधि जिस पर सबसे पहले प्रजनन अंग क्रियाशील होते हैं। मादा में एस्ट्रस और ओव्यूल की विशेषता है और नर में क्या है? तो वीर्य उत्पादन होना होता है। सुर्रा क्या है? ऊँट की सामान्य बीमारी जो प्रोटोजोआ के कारण होती है, सुर्रा कहलाती है। सुर्रा में क्या होता है कि ऊँट का यह एक सामान्य बीमारी है जो किसके थ्रू होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब दुग्ध जनित बीमारी, जिसमें कौन सा था? तपेदिक आता है, आर्द्र ज्वर आता है, अतिसार आता है, हैजा आता है, आर्द्र शोधक आदि प्रमुख हैं। तो दुग्ध जनित बीमारी में कौन आता है? तपेदिक, आर्द्र ज्वर, अतिसार, हैजा, आर्द्र शोधक आता है। और गाय एवं भैंस में दूध जो है बाईं ओर बैठकर निकालते हैं। गाय और भैंस में दूध किधर बैठ कर निकालते हैं? तो बाईं ओर बैठकर निकालते हैं। और दूध का स्राव यानी कि सिक्रेशन बढ़ाने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। दूध का स्राव बढ़ाने के लिए क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। और दूध के पवासने यानी कि लेट डाउन हेतु ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। दूध के पवासने यानी कि लेट डाउन में क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। इम्पॉर्टेंट है ये। और दूध की अम्लता 0.2% से अधिक होने पर दूध फट जाता है। दूध की अम्लता 0.2% होने से अधिक होने से क्या होता है? दूध फट जाता है। और लैक्टोमीटर, जिसको दूध मापी कहते हैं, 0 से 40 तक अंक अंकित होते हैं। लैक्टोमीटर दूध मापी में क्या होता है? 0 से 40 तक अंक अंकित होते हैं। और घी में 99% वसा होती है। 0.5% से कम जो होता है जल होते हैं और 0.5% होता है स्वतंत्र वसा पाया जाता है। घी में 99% वसा, 0.5 से कम जल होते हैं और 0.5 होता है स्वतंत्र वसा पाई जाती है। और दूध से बने उत्पादों में सर्वाधिक निर्माण किसका होता है? तो घी का होता है। दूध से बनने वाले उत्पादों में सर्वाधिक निर्माण घी का होता है। और दूध के कुल उत्पादन में 28% घी बनाने के काम में आता है। दूध के कुल उत्पादन में 28% घी बनाने के काम में आता है। और घी बनाने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो 110 से 120 डिग्री सेल्सियस होता है। घी बनाने के लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए होता है? 110 से 120 डिग्री सेल्सियस। और घी को संग्रहित करने के लिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 0.5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 0.5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। और वसा रहित दूध क्या कहलाता है? तो स्किम्ड मिल्क यानी कि सेपरेटा दूध। और विनिंग सिस्टम क्या होता है?
तो बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना वीनिंग कहलाता है। वीनिंग पद्धति में क्या होता है, बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना वीनिंग कहलाता है। और दूध के कुल उत्पादन में 28% घी बनाने के काम में आता है। और घी को संग्रहित किस पे किया जाता है, 0 से 0.5 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। और लैक्टोमीटर में अंकित कितना होता है, तो 0 से 40 होता है। और दूध के स्राव को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। जो स्राव रस क्रिएशन हो रहा है उसको बढ़ाना है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। और दूध में पमासने यानी कि लेट डाउन के लिए जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। और दूध में अम्लता जो है 0.2% से अधिक होने पर दूध फट जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।